सभी को राम राम। आज हम यूजीसी नेट इकाई 7 की हिंदी कहानी पढ़ेंगे, दुलाई वाली। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 है, सरस्वती पत्रिका में है। विधा क्या है? यथार्थवादी हास्य। मुख्य चेतना स्वदेशी आंदोलन। इसके मुख्य पात्र हैं बंशीधर, जानकी देवी बंशीधर की पत्नी, सीता जानकी की छोटी बहन, नवल किशोर बंशीधर का मित्र और ममेरा भाई, और नवल किशोर की पत्नी। इस कहानी के बारे में आलोचकों के क्या कथन हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, स्थानीय रंगत और यथार्थवाद के कारण यह हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। आचार्य शुक्ल, पंग महिला ने हिंदी साहित्य में आधुनिकता की शुरुआत की। आचार्य शुक्ल की प्रेरणा से ही बंग महिला ने लेखन कार्य शुरू किया। रामकृष्ण दास ने दुलाई वाली कहानी को प्रथम कहानी माना है। 1905 के बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। इस कहानी में लाइन है ये, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए, देसी लेने पर भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। आइए कहानी पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। एक बात मैं बता दूं आपको, कहानी में कोई भी स्थान का नाम हो, कोई भी समय का नाम हो तो नोट कर लें अपने नोट्स में। आइए शुरू करते हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गादोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियाँ और सूंघने की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। कितने बजे थे? 11 बजे थे। गादोलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर गया। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका खड़ी हुई। कितने बरस की बालिका खड़ी हुई? 10 बरस की। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई। यह आदमी कौन था? ये बंशीधर था। ये अपने ससुराल गया हुआ था अपनी पत्नी को लेने के लिए। और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। ये नवीना स्त्री कौन थी? जानकी देवी। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्य युक्त होकर धुंधलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। कलकत्ते से आ रहे हैं नवल किशोर। आरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हम आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से, एक स्थान आ गया मुगल सराय, एक इलाहाबाद, एक काशी पहले आ गया था, उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ ये बात है, नवल जो चाहे करावे। जानकी जी कहती है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाकों दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठठारा में अच्छी लगती है।
उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने मैंने जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी के साथ उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंशीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। रो रुला कर तैयार हो जाना मतलब लड़कियाँ जब अपने ससुराल जाती हैं तो ऐसा ही करती थी पहले, आजकल तो नहीं करती हैं। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साड़ी और सास के सिवाय और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में मेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जन दो कालिब हैं। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आ गया। अब गाड़ी या इक्का कौन लाए लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था भाग्य की सी नहीं थी कि 2-2 4-4 नौकर चाकर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है। वह हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। इस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों की बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया, कितना रुपया, 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और कुछ असबाब था, इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे ही वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज़ भुलाए। नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था। सो भूलकर विलायती ही पहनाए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं न, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से दाम लगेगा, सही रहेगा तो देश में ही। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जानकी जरा बाहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या ये बुरी है। स्टेशन में इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में एके वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए।
पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर कर बोले, अगर 1.5 दर्जे ही का टिकट लूँ तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। मुगल सराय पहुंच गए, जहां पर इन्हें नवल किशोर से मिलना था। वहां पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। नवल देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी में ही शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। फिर भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आया। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी। ये महिलाओं की आदत होती है वैसे, कोई बुरा मत मानना। पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरे में मिलाकर कुल 12 स्त्री पुरुष थे। गाड़ी समय पर छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताजी पुड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे। क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई। तो बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो वे इस समय डोडे में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठा तो दो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे, अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक लंबा घूंघट काटे, कपड़े की गठड़ी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा, इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह। अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट आवाज से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देख रो रोवल कथई। दूसरी,
अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हुई है। पहली, दूर वो रही, ये जनानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तो हो भलू को, भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कोने गांव उतरबू बेटा? मिर्जेपुरा चढ़ी हो न? इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछिला न, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो? आए इलाहाबाद। इलाहाबाद को इलाहाबाद कहती है। दूसरी, इलाहाबाद कौन गाँव ही गोइयाँ? पहली, अरे नाही जनल, प्रयाग जी। प्रयागराज को प्रयाग जी कहती है। जहाँ मनाई मकर नाहेल जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे ने जानी थे? ले, कहे कि नाही, तोहरे पंच के धर्म से चार दाई नहाए चुकी हैं। ऐसो हो सोमवारी और गहन धक्का धक्का लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाइए गे रहे। पहली, आवे जाए के तो सब आवते जात बटले बाटेन, फुन यह साहित तो विचारो विपत में न पड़ल बाटिन। हे हम पंचा हई, राजघाट टिकस कटौली, मोंगल तेसराय उतरली है, होदे पुनः चढ़िल्ला है। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरों मोरे संगे रही। दकोने टिक्सनिया टिसनिया पर उतरकर मलिक व उतरे से की जरूरत ही है, गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरिया ए साहब गड़िया खड़ी कर। ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर। तनी मतलब थोड़ी देर खड़ी कर गाड़ी। भला गड़िया दहीनाती काहे के खड़ी होए? दहीनाती मतलब गड़िया चल रही है, खड़ी काहे के खड़ी होए, क्यों खड़ी होएगी? पहली, वो मेहरवा बड़ी उजबक रहेल, भला गेहूँ के सिलाई से रेलियो कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बा बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाए दनाही, हे सहेबा, सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले। अरे यहाँ तो ना ही कि दूर से आवत रह लेन, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखे बो ना कि हाँ गोइयाँ। तीसरी, हम देखे रहली हों, मजे टोपी देहले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब गए। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम पंचे काहे के हु से कुछ कही। अरे एक के एक करत न बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री, जो फ्रांसीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ न बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई
वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षित स्त्रियों ने मुंह खोला, कह भैया जो केहू बिन टिकस की आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ही ना ही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बेटा देहलेन। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसको याद रखना, लाठी वाला आदमी कहता है बंशीधर को। उसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को और स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। तो अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में, मतलब बुरे समय में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे लोग गई कहाँ। वे लोग तो पाल की गाड़ी में बैठे हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, ये तो कहो तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। जब तुम मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तो मैं 2.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रगट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। ये सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग, मतलब व्यंग है, तुम्हारे गुणवान के संग पहली बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, वह बहुत डर गई। जी नहीं, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे न। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता न। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही क्या, मतलब इसको दूर फेंक देता या हटा देता चेहरे से। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया न आवे।
खैर दोनों मित्र अपने अपने घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। निष्कर्ष क्या है इस कहानी का? दुलाई वाली केवल हंसी मजाक की कहानी नहीं है, बल्कि ये 1907 के भारत का एक जीवंत दस्तावेज है। इसने हिंदी कहानी को आदर्शवाद से निकालकर यथार्थ की जमीन पर खड़ा किया है। तो कहानी पूरी हुई। कहानी में जो जो स्थान जगह के नाम आए हैं, समय आया है, वो अपने नोट्स में लिख लेना जी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें जी। प्रभु श्री राम हम पर कृपा बनाए रखें। जय श्री सीताराम।